हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, आपकी जो क्लास चल रही है सीटेट फर्स्ट पेपर यानी कि 1 to 5 क्लास के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर फर्स्ट, जिसमें मैं आपको ईवीएस का जो है मैंने कंटेंट कंप्लीट करा दिया। उसके बाद मैंने सारी पेडागोजी जो था मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जितनी भी क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड किया सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो है ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स देखिए, इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन कि जीवों का संग्रह करके उन्हें परीक्षित करने के लिए रखा जाता है। तो कौन से जीवों को परीक्षित करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगी, जितना भी मैंने आपको पैडागोजी पढ़ाया है, ठीक है, पैडागोजी हो गया, फिर आपका कंटेंट का जितना भी पोर्शन था, अगर कहीं से कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है जीवों का जो संग्रह है करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है पानी में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है फार्मेलिन में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है तारपीन में एंड चौथा ऑप्शन कह रहा है क्लोरोफॉर्म में। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। जीवों का वह संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपना बताइए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग अपना आंसर दीजिए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो इसमें सूची दी गई है, ठीक है, इसमें जो आपका पूछा गया है क्वेश्चन में, इसमें कहा गया जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए फार्मेलिन में रखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फार्मेलिन जो होता है फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड की अधिक सांद्रता यानी कि 40% तक होती है। जैसे कि फार्मेलिन के दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उसका उपयोग कैसे किया जाता है मैं आपको बता दूं। देखिए पहला उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग जैविक प्रतिजैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग सिंथेटिक पॉलीमर जैसे कि बैकलाइट हो गया और सिंथेटिक डाई के समान इंडिगो के निर्माण में किया जाता है। तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका फ्रेंड्स जो है तीसरा ऑप्शन यानी कि फार्मेलिन आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है फार्मेलिन जो है आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फार्मेलिन में। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है निम्नलिखित में से आसूचित्र उपकरण है। आसूचित्र जो उपकरण है ये कौन सा उपकरण। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सूखा तेल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्लास्टिक की फनल, तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्पिरिट लैंप, चौथा ऑप्शन कह रहा है अभिवर्धन हैंड लेंस। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, स्पिरिट लैंप यानी कि इसमें जो आंसू चित्र पूछा गया है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स स्पिरिट लैंप। ठीक, इसमें आपका जो ऑप्शन थर्ड है ये आपका इसमें करेक्ट रहेगा। स्पिरिट लैंप जो है ये फ्रेंड्स जिसे अल्कोहल बर्नल भी कहा जाता है, यह एक प्रयोगशाला तथा आश्रुचित उपकरण है जिसका उपयोग अग्नि उत्पादन करने में किया जाता है और इसका निर्माण जो है पीतल, कांच, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम से किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ फ्रेंड्स मैंने इसका बताया आपको यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एल्युमिनियम बनाने में, पीतल, कांच, स्टेनलेस स्टील ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या है, अग्नि उत्पन्न करने में भी किया जाता है इसका उपयोग स्पिरिट लैंप का। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 123 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। तो निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा हो। तो बताइए फ्रेंड्स, जब आप औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा होता है तो उसको कौन सी दिशा में जाना होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है सिकंदरा का किला, दूसरा कह रहा है चिल्का झील, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एयरकोड, चौथा ऑप्शन कह रहा है मुन्नार। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा बताइए। जब एक आदमी को यात्रा करने के लिए नए नए स्थानों पर जाना पसंद होता है तो वह इन चारों स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा हो। आपको याद होगा जब मैंने आपको यात्रा वाली क्लास पढ़ाई थी उसमें ये सभी चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाई थी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, अगर जब औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र का एक शहर है, ठीक है, दिए गए जो विकल्प इसमें दिया गया है जिसमें चिल्का झील उड़ीसा औरंगाबाद से पूर्व की ओर पड़ती है, तो जहाँ वह आदमी जा रहा है यानी कि सिकंदरा का किला जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और जो औरंगाबाद है वो महाराष्ट्र से उत्तर की ओर है। ठीक है, महाराष्ट्र के उत्तर की ओर क्या है, उत्तर प्रदेश है, जो कि कहाँ पर पड़ेगा आपका सिकंदरा का किला जो कि आगरा में है, उत्तर प्रदेश में स्थित। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें एयरकोड की, जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है एयरकोड, तो एयरकोड क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और इसे गरीबों की ऊटी भी कहा जाता है। मुन्नार जो है, मुन्नार भी केरल का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। ठीक है, मुन्नार क्या है, ये
केरल का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जहाँ पे तमिलनाडु और केरल दोनों औरंगाबाद से दक्षिण दिशा में पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मैंने आपको चारों ऑप्शन आपको समझा दिया, बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, आप सभी के सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, तो बताइए गणगौर का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है चैत शुक्ल तीज को, सेकंड ऑप्शन कह रहा है श्रवण शुक्ल तीज को, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, चौथा ऑप्शन कह रहा है चैत शुक्ल नवमी को। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, जिसको जिसको पहले से इसका आंसर पता है। ठीक है, तो बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गणगौर त्यौहार जो मनाया जाता है, गणगौर त्यौहार जो है ये राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक त्यौहार है। कहाँ का फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का और राजस्थान का एक त्यौहार है जो कि चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तीज को मनाया जाता है। और यह जो है आस्था, प्रेम, पारिवारिक सौंदर्य का सबसे बड़ा उत्सव है। गण यानी शिव तथा गौर यानी कि पार्वती माता। ठीक है, इनके इस पर्व में कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाओं के विशेष पर्व है। ठीक है, तो गणगौर कहाँ का त्यौहार है फ्रेंड्स, ये जो है चैत माह में मनाया जाता है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, चैत शुक्ल तीज को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 125 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है। ठीक है, पौधों की कौन सी प्रजाति होती है, एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के वाई हिस्से में ही पाई जाती हैं। कौन से हिस्से में पाई जाती हैं फ्रेंड्स, वाई वाले हिस्से में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह पौधे की कौन सी प्रजाति है। पहला ऑप्शन कह रहा है विलुप्त प्राय प्रजाति है, दूसरा कह रहा है जोखिमपूर्ण प्रजाति, तीसरा कह रहा है स्थानीय, चौथा कह रहा है विदेशी। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट रहेगा, कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा। फटाफट से आंसर कीजिए जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। तो देखिए, अगर हम बात करें पौधों की जो एक्स नामक की एक प्रजाति होती है, ठीक है, यानी कि जो 25वां क्वेश्चन है उसमें जो एक प्रजाति जो केवल संसार के किसी एक हिस्से में ही रहती है उसे जो है स्थानीय प्रजाति कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, हालग्रेन्स हो गया, बकबीट हो गया, ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क की स्थानीय प्रजाति है। ठीक है, वह प्रजाति जो किसी एक स्थान पर रहती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, स्थानीय प्रजाति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्थानीय प्रजाति। थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गए। 126 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 126 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है फ्रेंड्स कि खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ जो है जो कि किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि वह, तो जो फ्रेंड्स केचुआ है वो किसान का मित्र कहलाता है, क्यों कहलाता है, क्या कारण है, किस कारण वो केचुआ जो है वो किसान का मित्र कहलाता है। इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन कह रहा है छोटे कीटों को खाकर फसल को उनसे सुरक्षित रखता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है भूमि की उर्वरा को बढ़ाता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट है कमेंट करके बताइए जिसको पहले से पता है। देखिए जो फ्रेंड्स, जो खेतों में जो केचुए होते हैं ना, केचुए का एक महत्वपूर्ण जीव है। केचुआ क्या है, किसानों के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण जीव है। इसकी महत्वता इस बात से भी पता चलती है कि इसे प्राकृतिक हलवाहा और किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ जो है फ्रेंड्स, वो कार्बनिक कचरे को एक लाभकारी पदार्थ में बदलने में सक्षम होता है। कोई भी जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको क्या करता है, उसको जो है एक कार्बनिक पदार्थ को जो है कचरे को एक लाभकारी पदार्थ में बदल देता है, और इस लाभकारी पदार्थ को हम वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद भी कहते हैं। ठीक है, वर्मी खाद या जो देखिए, अगर क्वेश्चन आपका इस भी पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि केचुआ द्वारा जो खाद बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम केचुआ खाद भी कह सकते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ को जैव उर्वरा के रूप में बदला जाता है, जिससे हम भूमि की उर्वरा बढ़ती है। ठीक है, जिससे क्या होती है, भूमि की उर्वरा बढ़ती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा होगा, आपका चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भूमि की उर्वरा को बढ़ाता है। खेतों की मिट्टी में जो केचुआ पाया जाता है, जो किसान का मित्र कहा जाता है, वो क्या करता है, भूमि की उर्वरा बढ़ाता है। ठीक है, भूरदरा जो मिट्टी को खा खा कर क्या करता है, उसको भूरदरा बना देता है ना एकदम मिट्टी को। तो नेक्स्ट आपका 127 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। 127 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। तो देखिए 127 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है देखिए, आपको काफ़ी बार पूछा भी गया है। राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी
देते हुए 4 तथ्य बताता है। ठीक है, तो राम का जो साथी है उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए उसे क्या करता है, उसे 4 तथ्य बताता है। कौन कौन से 4 तथ्य बताता है, देखिए ध्यान से सुनिए। पहले ऑप्शन में वो कह रहा है कि यह नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आप लोग कमेंट करके अच्छा बताइए रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, फटाफट से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए यहाँ पे दिया गया है राम के साथी द्वारा दी गई जानकारियों में सत्य है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बताया गया है यानी कि विटामिन सी की यहाँ बात हो रही है ना, विटामिन सी के बारे में राम जो है अपने साथी को बता रहा है। तो देखिए विटामिन सी जो है वो नींबू, संतरे और आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो सभी को पता है। और यह जो है शरीर के संक्रमण से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है, ये भी करेक्ट रहेगा। और यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखता है, ये भी आंसर आपका सही। लेकिन जो फ्रेंड्स यहाँ पे रतौंधी बताया गया, रतौंधी जो है वो किस कारण होता है, किसको किसको पता है, फटाफट से इसको बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और देखिए विटामिन सी जो है फ्रेंड्स ना, विटामिन सी का जो इसका रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, और यह खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, भरपूर मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, ये सब हो गया। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होता है, और इससे क्या होती है जो है शरीर को संक्रमण से भी बचाता है। विटामिन ए की कमी से फ्रेंड्स रतौंधी रोग होता है। ठीक है, कमेंट अक्सर आपने बताया ना, इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा, ये तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 128 क्या कह रहा है। ठीक है, 128 क्वेश्चन नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि आवासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। पहला ऑप्शन कह रहा है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि किसी पर्यावास के किसी प्रजाति का आवास जो है मात्र उसका भार होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दो प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के ही आवास यानी कि सह अस्तित्व में रह सकती हैं। तो कौन सा ऑप्शन इन तीनों में करेक्ट होगा फ्रेंड्स, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा ऑप्शन कह रहा है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास उसे कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करते हैं। तो 128 में देखिए आपका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन से परिस्थिति आवास का सही वर्णन करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, बताइए फटाफट से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो किसी पर्यावास में जो है किसी प्रजाति के आवास की जो मात्रा होती है वो भिन्न भिन्न होती है, ये वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। इसके बाद आपका जो यहाँ पे लास्ट में कहा गया है किसी पर्यावरण में किसी प्रजाति का जो आवास होता है वो उससे कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो आपको मुझे ठीक लग रहा है। देखिए इसमें आपको एक चीज़ और बता दूँ, तो किसी प्रजाति का जो आवास होता है यानी कि पर्यावास यानी कि आपका जो पर्यावरण में उसकी जो कार्यात्मक विशिष्टता को परिभाषित करता है, और किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास की जो मात्रा होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, कोई भी दो प्रजाति जो है वो एक ही आवास में बिना प्रतिस्पर्धा के बिना भी रह सकता है। ठीक है, और तथा अगर हम बात करें पर्यावास जो है वो किसी भी प्रजाति के लिए केवल एक क्षेत्र होता है जहाँ पर एक आवास उस प्रजाति के अधिकृत क्षेत्र में की गई क्रियाओं को परिभाषित करता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि पहला और चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आ गया सभी को ना। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है सुडौल शरीर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है खोखली हड्डियाँ, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पंख और परेव, चौथा ऑप्शन कह रहा है स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कहा गया है पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। तो पक्षियों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि उपरोक्त अनुकूलन विशेषताओं में से कौन सी पक्षियों की उड़ने में सहायक करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए पूछा गया उड़ने में सहायता करती। ठीक है, तो इसमें देखिए जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सुडौल शरीर होता है उनका करेक्ट है। इसके बाद उसमें जो है खोपड़ी हड्डियाँ होती हैं, खोखली हड्डियाँ होती है, ये भी करेक्ट है। और नेक्स्ट इसमें कह रहा है इसके पंख और पैर भी होते हैं, बट क्या इसमें स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स पक्षी अपने शरीर यानी कि सुडौल शरीर की खोखली हड्डियों और पंखों और परों के कारण उड़ सकते हैं, और पंख जो हैं उन्हें गर्म भी रखते हैं। ठीक है, गर्म भी रखते हैं, और जो चौड़े पैर होते हैं वो टहनियों पर
बैठने में उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। और उनकी घुमावदार गर्दन जो है वो विभिन्न दिशाओं में देखने में सहायता करती हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 130 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए समय वाला आ गया आपका ना, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 130 क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने में लिया गया समय जो है वो दूसरे व्यक्ति द्वारा इन्हीं स्थानों के बीच जाने में लिए गए समय से 2 गुना है। यदि दूसरा व्यक्ति सुबह 9:30 बजे चलकर अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 1:30 बजे पहुंच जाता है तो पहला व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि अगर बात की जा रही है कि एक व्यक्ति जो है वो मेरठ से दिल्ली तक जाने के लिए जो उसके लिए समय लगा, और वही समय जो है दूसरे व्यक्ति द्वारा इन्हीं स्थानों के बीच में लिया गया समय जो है 2 गुना लगा, ठीक है। एक व्यक्ति जितना टाइम में गया और दूसरा व्यक्ति उतना ही टाइम में 2 गुना समय लेता है उतना ही दूरी तय करने में। यदि दूसरा व्यक्ति सुबह 9:30 बजे चलकर अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 1:30 बजे पहुंच जाता है तो पहला व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर कब पहुंचेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है दूसरे व्यक्ति से 4 घंटे देर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है दूसरे व्यक्ति से 2 घंटे देर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोनों साथ साथ पहुंचेंगे, चौथा ऑप्शन कह रहा है दूसरा व्यक्ति 4 घंटे पहले पहुंचेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, फटाफट से आंसर कीजिए जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं, दूसरा व्यक्ति यानी कि दूसरे व्यक्ति द्वारा चलने का जो समय था वो 9:30 बजे था, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है, 9:30 बजे दूसरे व्यक्ति का चलने का समय, और दूसरे व्यक्ति के पहुँचने का समय देखिए दिया गया है यहाँ पे 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 बजे दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा व्यक्ति द्वारा लिया गया जो समय वो कुल कितना 4 घंटा था, और पहले व्यक्ति जो है दूसरे से 2 गुना समय लेता है, ठीक है। यदि हम बात करें तो पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से 4 घंटा देर से पहुंचेगा, ठीक है। तो इसमें 4 घंटा देर से यानी कि आपका इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन रहेगा इसमें पहला वाला ऑप्शन, 4 घंटा देर से पहुंचेगा। पहला ऑप्शन इसका आपका जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 देखिए दिया गया आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 में कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक सूची इधर दी गई है, एक सूची इधर दी गई है, ठीक है। पहली सूची दूसरी सूची, तो पहली सूची में कह रहा है कीट, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, ठीक है। कीट जो है कौन सा पक्षी है, कछुआ है, काकरोच है, चमगादड़ है, उल्लू है। कमेंट करके बताइए, सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है, कीट क्या है, पक्षी क्या है, सरीसृप क्या है, स्तनधारी किसे कहते हैं, सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है। जिसने भी क्लास नहीं देखी हो, कंटेंट की क्लास को आप लोग ध्यान से 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा था जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी तो सभी चीज़ें आपको काम आएंगी, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते चलिए और बताइए, फटाफट से अपना आंसर भी कीजिएगा, ठीक है। मैंने भी बताया था कौन से पक्षी कितने वर्ष तक जीते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या ये सभी खाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार से अपना ये जीवन बिताते हैं, हर एक चीज़ें मैंने इनकी बताई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है पक्षी क्या है, कछुआ है कि काकरोच है, चमगादड़ है, उल्लू है। दूसरा कह रहा है सरीसृप कौन सा है, स्तनधारी कौन सा है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सूची दी गई है इसमें काकरोच क्या है, काकरोच एक सर्वाहारी रात्रिचर कीट है, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स, रात्रिचर कीट है। कौन, कछुआ। तो कछुआ का आपका जो जाएगा इसमें कौन सा है, क्या कछुआ क्या है, कीट है, ठीक है। कछुआ पहला का पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला लिख लीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके यानी पक्षी इसमें जो फ्रेंड्स दिया गया है जो अंधेरे तथा गर्म स्थानों में जैसे कि रसोई, गोदाम, अनाज एवं कागज के भंडारों आदि में पाया जाता है उसे काकरोच कहते हैं। काकरोच जो है फ्रेंड्स पंख से ढका हल्का लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसकी शरीर क्या होती है, 3 भागों में विभक्त होती है, ठीक है। किसका फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया काकरोच का, ठीक है। अब इसके बाद आया आपका सरीसृप, उल्लू। तो उल्लू देखिए फ्रेंड्स, उल्लू जो दिया गया है उल्लू आपका हो जाएगा, उल्लू एक ऐसा पक्षी जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और यह जो अपनी गर्दन है ये चारों ओर घुमा सकता है, ठीक है। उल्लू क्या है, उल्लू एक पक्षी है। उल्लू आपका कहाँ गया, पक्षी। यहाँ पे आपका जो पहला पहले से चला गया, चौथा यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कछुआ का, ठीक है। तो कछुआ का आपका हो गया है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे चमगादड़ की। चमगादड़ क्या है फ्रेंड्स, कछुआ क्या है, कछुआ क्या है, सरीसृप है। कछुआ क्या है आपका, एक सरीसृप है। यहाँ पे देखिए कछुआ क्या है, सरीसृप यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका चमगादड़। चमगादड़ जो है वो आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है, एक स्तनधारी, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन आपका मिल रहा है सभी, ठीक है।
तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर देख लिया आपने, समझ में आ गया सभी को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग 132 क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है। 132 क्वेश्चन नंबर देखिए आप सभी के सामने आ गया। 132 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 132 क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है यदि आप भारत में मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम बात करें, यदि हम मानचित्र पर नई दिल्ली और कोलकाता की स्थिति का आकलन करें तो कोलकाता जो है वो नई दिल्ली के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। कोलकाता कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। और अगर हम बात करें नई दिल्ली जो है वो कोलकाता के उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित होगी। और सापेक्ष का अर्थ होता है किसी की तुलना, ठीक है। सापेक्ष का अर्थ क्या होता है, किसी की तुलना करना, ठीक है। और अगर हम बात करें सापेक्ष स्थिति से तात्पर्य होता है दोनों स्थानों के बीच की तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि दिशा दूरी के आधार पर होता है, ठीक है। और यह मानचित्र जो है वो कौशल के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे पूछा गया है तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पे फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम। तो आपका उत्तर पश्चिम आपका दिया गया है, तो उत्तर पश्चिम, तो इसमें आपका ऑप्शन है दक्षिण पूर्व ऑप्शन आपका दिख रहा है, दक्षिण पूर्व आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है ग्रेगर मेंडल, ठीक है। ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे, ठीक है। क्या थे, एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बीच बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था। पहला ऑप्शन कह रहा है बीजों का हरा या पीला होना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बीजों का खुरदरा या चिकना होना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पौधों का लंबा या नाटा होना। चौथा ऑप्शन कह रहा है अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है। तो यानी कि फ्रेंड्स, इन्होंने जो कौन कौन से प्रयोग किए थे, इनमें कौन सा जो है नहीं प्रयोग में पाया था, ठीक है। इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा प्रयोग था जो इन्होंने नहीं पाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ग्रेगर जॉन मेंडल की जो है पूरी कहानी आपको बताई थी। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप लोग जो है कि मैंने आपको कौन सा, हाँ, उसमें मैंने आपको डाल रखा है यात्राएं करके, विभिन्न महान पुरुषों की, जैसे कि सुनीता विलियम्स के नाम से मैंने डाल रखा ना। ग्रेगर जॉन मेंडल मैंने आपको बताया था कि ये क्या थे, एक ये गरीब किसान परिवार में जन्म इनका हुआ था जो कि 1822 ईस्वी में, ठीक है। और उन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर क्या किया था, इन्होंने मटर की बीमारी के बारे में इन्होंने आंकड़े इकट्ठा किए थे, बहुत से आंकड़े इन्होंने लगाए थे, ठीक है। जिसमें उन्होंने बताया था कि मेंडल ने बताया था कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि जोड़ियों में आते हैं, जैसे कि बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, पौधों का नाटा या लंबा होना, ठीक है। तो इसे ऐसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था और क्लास में भी समझाया था काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो 133 क्वेश्चन नंबर में फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये जर्मन भाषी ऑस्ट्रियाई अग्नेस्टिया पादरी एवं वैज्ञानिक थे। इन्होंने अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है और इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था, ठीक है। इन्हें किसका जनक कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन में मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन का आंसर बता दे रही हूँ। इन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के दोनों दानों का प्रयोग कर अनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किया था, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। इनको जो नहीं मिला था ऑप्शन, जो इसमें आपका नहीं वाला था, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेनों द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, ठीक है। देखिए बात हो रही है यहाँ पे, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे, हरियाणा पहला ऑप्शन करा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा दिल्ली। तो कौन से रास्ते से होकर आप नहीं गुजरेंगे, ठीक है। कौन सा आंसर आपका इसमें करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स 134 नंबर में कह रहा है तो पटना से चंडीगढ़ की जो यात्रा करते समय सबसे कम दूरी का जो रेल मार्ग उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से होकर गुजरता है, ठीक है। कहाँ से फ्रेंड्स, सबसे कम दूरी जो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा,
ठीक है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, यानी कि पंजाब जो है वहाँ से पंजाब राज्य इस रेल मार्ग के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यह रेल मार्ग जो है फ्रेंड्स पटना, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इटावा, गाजियाबाद, दिल्ली, पानीपत, अंबाला होते हुए गंतव्य स्टेशन चंडीगढ़ को जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। इसमें जो आपका पंजाब है ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आगे। 135 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, स्लॉथ जानवरों के बारे में आगे। जानवरों की भी क्लास मैंने पढ़ाई है, आपको एक एक करके समझाया। स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, सही कथन को चुनना है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्लॉथ जो है वो लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन का काल यानी कि 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि स्लॉथ लगभग 10 वर्षों तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों तक घूमने की तकलीफ उठाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्लॉथ लगभग 40 वर्षों तक जीते हैं लेकिन अपने जीवन काल में 8 वृक्षों तक घूमने की तकलीफ उठाते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है स्लॉथ जो है लगभग 8 वर्षों तक जीते हैं और अपने जीवन काल में वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, 40 वृक्षों पर। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा 135 क्वेश्चन नंबर में कौन सा आंसर जो है आपको करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्लॉथ के बारे में आपको याद होगा, स्लॉथ को मैंने बताया था कि भालू के जैसे दिखता है। स्लॉथ जो है लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं। ठीक, कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक जीते हैं और ये अपने जीवन काल में 8 वृक्ष, ठीक है, 8 वृक्षों तक घूमने की जो है तकलीफ उठाते हैं, फिर घूमते हैं। और दुनिया के सबसे आलसी जानवर यानी कि स्लॉथ है, जो कि मध्य एवं दक्षिण अमेरिका उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। और यह पशु जो है फ्रेंड्स, यह पशु जीवन का 90% हिस्सा जो है उल्टा लटक कर गुजार देते हैं और अपनी गर्दन जो है 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ठीक है, स्लॉथ के बारे में देखिए मैंने आपको बता दिया, 40 वर्षों तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों तक जो घूमते हैं और उनकी वृक्ष की पत्तियां खाते हैं और उल्टा लटके रहते हैं और 90% जो हिस्सा है वो लटका कर गुजार देते हैं अपना जो टाइम पीरियड है जितना उनके जीवन काल का है। और इनकी जो गर्दन है 270 डिग्री तक घूम सकती है। ठीक है, आंसर समझ में आ गया कौन सा आंसर करेक्ट है? तीसरा आंसर यहाँ पे कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 136 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 136 क्वेश्चन नंबर कह रहा है फ्रेंड्स कि पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का अर्थ है। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण के प्रदूषण रोकना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण के संकट को पहचानना। चौथा ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण तकनीकी का विकास। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? फटाफट से आंसर बताइए। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का क्या अर्थ है? मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझाया बताया है। तो देखिए पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण के विषय में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ठीक है, कुशलता को विकसित करना ही सही अर्थों में कहें तो पर्यावरण शिक्षा एक साहसी क्रिया होनी चाहिए जो एक ऐसे मार्ग की ओर ले जा सके जहाँ की शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन आ सके और सतत विकास की ओर प्रगति हो सके। ठीक है, तो समझ में आया इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट है? कुशलता विकसित हो। ठीक है, पर्यावरण के संबंध में जानकारी और कुशलता को विकसित करें। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे जो हैं वो पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो बताइए यहाँ पे जो आपका दोपहर के भोजन के बाद अवकाश के बाद जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय जो टीचर होते हैं वो देखेंगे कि बच्चे जो हैं पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो अब टीचर क्या कर सकता है? बताइए इसमें जो है सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा रहेगा? इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में ना आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे ऑप्शन है फ्रेंड्स समझ में नहीं आता है कि कौन से ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चारों ही ऑप्शन जैसे सही लगते हैं, इसमें से आप सभी को ढूंढना होगा कौन सा सबसे सटीक आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे सटीक आंसर की अगर हम बात करें जो दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बालकों की देखने और सुनने वाली ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वे पाठ के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे जो हैं रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी को?
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 138 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 138 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से अब की क्या अपेक्षाएं रहेंगी, बताइए। भ्रमण के दौरान बच्चों से क्या अपेक्षा रहेंगी। पहला ऑप्शन कह रहा है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चौथा ऑप्शन कह रहा है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो बताइए 138 क्वेश्चन नंबर में कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, बच्चे जब भ्रमण पे जाएंगे तो क्या करेंगे। तो भ्रमण के दौरान जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको कक्षा में पढ़ी हुई वस्तुओं, सिद्धांतों तथा नियमों का बाह्य जगत से जाकर के स्पष्टीकरण मिलाना चाहिए। यानी कि उन्होंने जो क्लास में पढ़ा है उसको बाहरी जीवन से जाकर के जोड़ना चाहिए। यदि विद्यालय कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर भेजता है तो शिक्षक की बच्चों से अपेक्षा होनी चाहिए कि बच्चे ध्यान से अवलोकन करें, टिप्पणी दर्ज करें तथा बाकी बच्चे तथा शिक्षकों के साथ अवलोकन में बांटें। तो यानी कि इसमें ऑप्शन जो है आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी को, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। भ्रमण मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय के समान अधिकार मिलने चाहिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चौथा ऑप्शन कह रहा है शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा आपका। किसको किसको समझ में आ रही है क्लास। अब देखिए आपको जो मैंने कंटेंट की क्लास, आपको कंटेंट के 15 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गई, ये आपके पैडागोजी के क्वेश्चन सभी हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा 139 क्वेश्चन नंबर में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बात हो रही पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को छात्रों के आंतरिक व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया की जो दिशा है निर्धारित करनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन जो है वो शिक्षक को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि छात्र अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं दें, ठीक है। किस पे फ्रेंड्स, बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं दें। यानी कि इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए सभी लोग, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 140 नंबर आ गया। 140 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। चौथा ऑप्शन कह रहा है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज कराने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा, आंसर बताइए फटाफट से कमेंट करके, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 140 का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है उन्हें इस योग्य बनाना है ताकि वे पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण और मूल्यांकन कर सकें और निष्कर्ष निकाल सकें कि साथ ही बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं, ठीक है। सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं, यानी कि इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए, ठीक है। यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन जिसमें आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों के विकास को विकसित करने के लिए, ठीक है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी का क्या कह रहा है। 141 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। ये देखिए 141 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, आपका क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी में अंतराल
अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य देना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक जो है वो शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीकों से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। चौथा ऑप्शन कह रहा है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि प्राथमिक स्तर पर जो औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, ठीक है, औपचारिक मूल्यांकन जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि शिक्षक को बच्चों का सतत और अवसंरचनात्मक तरीके से अवलोकन कर उसको बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। ठीक है, बच्चों और किसके साथ? अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। ठीक, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 142 आ गया है। 142 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है? और आप लोग देखिए लास्ट में अपना बताइएगा कि मैंने 30 क्वेश्चन कराए आपको, ठीक है, एवीएस का। आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, इसमें कितना क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट था, ठीक है, बताइएगा अपना आंसर। इसमें कह रहा है एक दूसरे देश का विद्यार्थी अपनी कक्षा में, जहाँ प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है। तो ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि समझने के लिए कि अन्य संस्कृति और प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, 142 क्वेश्चन में अगर हम बात करें किसी भी कक्षा में जहां सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, ठीक है, एक दूसरे देश के विद्यार्थी का कक्षा में शामिल होना और उसके साथ समस्त कक्षा का विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा में भाग लेना पक्षपात और रूढ़िवादिता को कम करने तथा विविधता को महत्वता देने के उद्देश्य से लाभकारी कदम है। ठीक है, क्या है? लाभकारी कदम है। तो इसमें आपको मैं बता दूं तो इस तरह के आयोजन द्वारा कक्षा में एक स्वस्थ वैचारिक मूल्यों का विकास होगा और यह संस्कृति विविधताओं के प्रति कक्षा में दृष्टिकोण को बदलने में सार्थक व महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो इसमें आपके जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा आंसर इसमें आपका करेक्ट होगा? अन्य संस्कृतियों के प्रति दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए। तो इसमें आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर करेक्ट होगा फोर्थ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नो फ्रेंड्स, इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन करना विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन आपका है 143 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, 143 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि 143 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है फ्रेंड्स कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। तो ईवीएस सीखने के लिए क्या चुनौती? पहला ऑप्शन कह रहा है रटना सीखना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है समिति आधारित सीखने का स्तर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अवधारणाओं का विवरण यानी कि कॉन्सेप्ट का विवरण। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए चुनौती है क्या? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा 143 क्वेश्चन का? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं विद्यार्थी स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करें प्राइमरी क्लासेस में, तो ईवीएस सिखाने के लिए जो चुनौती होती है वो बच्चे जो हैं अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर खुद देना। ठीक है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन है अपने संपादन या कक्षा में बाल केंद्रित पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने पे क्या होता है, जो बालकों के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए चुनौती है तथा बच्चों के पर्यावरण संबंधित अनुभवों एवं समझ से दूर कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, बच्चों को खुद ज्ञान का निर्माण के अवसर देने चाहिए। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है आपको करेक्ट हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। समझ आएगा सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 144 क्वेश्चन नंबर है। 144 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि ईवीएस एक पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि वास्तविक घटनाएं क्यों होती, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ठीक है, देखिए यहाँ पे 144 क्वेश्चन नंबर क्या क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन कि वे सीखने में समृद्धि स्रोत हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है शिक्षक जो है वो आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण
अधिगम प्रक्रिया का संचालन करते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपको जो चौथा ऑप्शन छोड़ के बल्कि पहला, दूसरा, तीसरा ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात हुई है ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो आपका ये चौथा ऑप्शन दिया गया ये आपका इनकरेक्ट है। बाकी आपके चारों ऑप्शन जो करेक्ट है वो इसमें देखिए आपका यहाँ पे विकल्प दिया गया है। सही विकल्प को चुनिए, केवल चौथा, केवल तीसरा, केवल दूसरा। तो यहाँ पे आपका पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन जो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। 5 क्वेश्चन और रह गए आप सभी के। देखिए कह रहा है 145 क्वेश्चन नंबर में, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सेम ने आकाश में हरा रंग भरा, ठीक है। सेम ने क्या किया? आकाश में हरा रंग भरा और उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग जो है हरा है, क्योंकि पानी में जो आकाश में आता है, पानी क्या है? आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार की समझ है। पहला कह रहा है उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। थर्ड कह रहा है कि विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन कह रहा है उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। बताइए फ्रेंड्स, आकाश किस कलर का होता है? आकाश नीला होता है तो क्यों होता है, ठीक है। हमें नीला दिखाई देता है तो क्यों दिखाई देता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा 145 क्वेश्चन नंबर में। तो 145 क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रश्न के अनुसार जैसे विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में जो उपस्थित धूल के कण होते हैं उसके कारण इसका अवशोषण होकर यह चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और फैला हुआ प्रकाश जो है नीला व बैगनी रंग का होता है, ठीक है। परंतु अगर हम बात करें नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग के प्रकीर्णन की तुलना में 10 गुना अधिक होता है, इसलिए हमें आकाश का रंग क्या है? नीला दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, समुद्र व महासागर से भी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम बात करें परंतु तालाब में हरी घास होती है इत्यादि होने से प्रकाश प्रकीर्णन की प्रक्रिया से आकाश का रंग हरा दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए हमें जो है पानी में कैसा? हरा दिखाई देगा। तो इसमें आपको समझ में आ गया आकाश नीला क्यों होता है। तो इसमें आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा क्या है? विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 146 क्वेश्चन नंबर। इसमें आपको देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि ईवीएस में सहपाठी आकलन। ईवीएस में सहपाठी आकलन क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है सीखने के रूप में आकलन, दूसरा कह रहा है सीखने के बारे में आकलन, तीसरा कह रहा है सीखने के परिणाम का आकलन, चौथा ऑप्शन कह रहा है फ्रेंड सीखने का आकलन, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? कूट वर्ड दिया गया है केवल 1, केवल तीसरा, केवल पहला और तीसरा, या चौथा कह रहा है पहला, चौथा और पहला, तीसरा और चौथा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सीखने के रूप में आकलन जो यानी कि ईवीएस में सहपाठी आकलन होता है, ठीक है। कौन सा आकलन होता है? सहपाठी आकलन होता है। सीखने के लिए आकलन, ठीक है, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन यानी कि आपका पहला इसमें यानी कि केवल 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आकलन का उद्देश्य होता है सीखने के दौरान बच्चों की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना, अर्थात हम कह सकते हैं कि आकलन एक प्रक्रिया पर आधारित होती है। आकलन का अंतिम निर्णय होता है नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रेक्षण आंकड़ों के मध्य तुलना की जाती है, ठीक है। आकलन के कारण क्या होता है? विभिन्न चीज़ों की हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसमें आपका जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन कह रहा है यातायात संकेत, दूसरा कह रहा है चाय की दुकान, तीसरा कह रहा है परित्याग तालाब, चौथा कह रहा है स्वीज नाली। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? 147 क्वेश्चन नंबर का कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें श्री सुहास द्वारा समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता के विचार को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान जो है वो चाय की दुकान होती है, ठीक है। कौन सी होती है फ्रेंड्स? चाय की दुकान। चाय की दुकान में क्यों फ्रेंड्स ऐसा कहा गया है? तो देखिए पर्यावरण अध्ययन जो है वो परिवेश के सामाजिक एवं भौतिक घटना की अंतः प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि वास्तवों में यह घटना मिलकर ही हमारे संपूर्ण परिवेश का निर्माण करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके आंसर कौन सा हो जाएगा, चाय की दुकान। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है 148 क्वेश्चन नंबर, ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। 5 क्वेश्चन आपका रह गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके रह गए केवल। अब देखिए पहला 48 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है फूलों की कली देखकर उसका चित्र बनाना। चौथा ऑप्शन कह रहा है जन्म देने वाले और अंड निष्पेक्ष निक्षेपण वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स 148 क्वेश्चन नंबर में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, नदी के पानी का रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना अभ्यास जो होता है संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन रहा। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो जल के प्रदूषक को बताया जा रहा है कि जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि झील, नदियों, समुद्रों एवं भूजल के जल के प्रदूषण होने से होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जल प्रदूषण इन जल निकायों के पादपों एवं जीवों से प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर वो कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 149 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 149 क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि गीता, ठीक है, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ाने में कठिनाई होती है। ठीक है, बोर्ड को पढ़ाने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रिया में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए। उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वह नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन कह रहा है इकबाल को आगे सीट पर बिठाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, गीता जो है जो कि कक्षा का एक विद्यार्थी है। ठीक है, इकबाल दृष्टिबाधित है, यानी कि उसकी आंखों से प्रॉब्लम है, वो आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसे बोर्ड को पढ़ाने में कठिनाई होती है और जिसके कारण वह क्या करेगा, कक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहा है। तो इस अवस्था में गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करने साथ साथ उसको क्या करना चाहिए, नाटक की योजना बना करके इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो है तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। सभी को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट में अपना जो है स्कोर बताइएगा। आपको मैंने जो 30 क्वेश्चन कराए इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आंसर समझ में आए, कितने आंसर आपको पहले से आते थे और यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन आंसर को सीखा। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है और उसे इस क्लब का नेता किस बनाना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को। सेकंड कह रहा है कक्षा में सबसे शरारती विद्यार्थी को। तीसरा ऑप्शन कह रहा है छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए शिक्षक यानी कि विलियम जो है अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है, तो उसे इस क्लब को छोटे छोटे समूह में बना करके उसमें क्या करे, उनमें किसी एक को नेता या नेतृत्व चुनेगा। ठीक है, उसमें क्या करेगा, एक को नेता या नेतृत्व चुनेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, सभी को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आज का जो मोटिवेशन थॉट है ये रहेगा, सफलता तब मिलती है जब आपको सिर्फ चाहिए नहीं बल्कि चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल भी घबराएं ना और जितना मैं पढ़ा रही हूँ अपना पढ़ते जाएं, साथ ही साथ अपना भी आप सेल्फ स्टडी भी करें और क्लास को रेगुलर देखिए। एक बार अगर आप नोट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्लास को 1 से 2 बार पूरा क्लास को सुनिए। सुनने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है लास्ट में आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।